नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, एनडीए के खिलाफ साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष ने इंडिया अलायंस बनाया है। इसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी भारतीय राष्ट्र विकासवादी समावेशी गठबंधन है। अब तक इस गठबंधन में 28 पार्टियों में शामिल हो चुकी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक 2 दिन तक मुंबई में हुई है। इसमें गठबंधन में शामिल पार्टियों के 63 नेता शामिल रहे। अब इस गठबंधन में उन जन अधिकारी पार्टी यानी जाप ने भी शामिल होने की इच्छा जाहिर की। पटना में जाप प्रमुख पप्पू यादव ने कहा कि मैं इंडिया में शामिल होना चाहता हूं, इसके लिए नीतीश लालू तेजस्वी के पैर पकड़ने को तैयार हूं। पप्पू यादव ने कहा कि इंडिया में शामिल होना चाहता हूं और मैं नीतीश लालू जी के पैर पकड़ सकता हूं। मुझे शामिल कीजिए, कहिए तो तेजस्वी का पैर पकड़ लूं। इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से शनिवार को सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 रवाना हुआ है। इस परियोजना में निदेशक तेनकासी निवासी निगाह साजी के नेतृत्व में कई लोगों ने कड़ी मेहनत की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सूत्रों ने बताया कि इसरो में गत 35 साल से सेवाएं दे रही साजी ने भारतीय रिमोट सोर्सिंग, संचार और अंतरिग्रह उपग्रह कार्यक्रम में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई है। साजी 1987 में इसरो के उपग्रह केंद्र से जुड़ी। वह मूल रूप से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर स्थित तेनकासी की रहने वाली और वह मलसासी दनपुरी के एम वनिता और पी विरुद्ध मुथेल जैसे शानदार वैज्ञानिकों की कतार में शामिल है जो तमिलनाडु से आते हैं और जिन्होंने भारत के 3 चंद्रयान मिशनों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति होने जा रही। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली की रफ्तार थम जाएगी। G20 सम्मेलन के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8, 9 और 10 सितंबर को छुट्टी घोषित की है। इन दिनों में दिल्ली सरकार और MCG के सभी दफ्तर बंद रहेंगे। आइए जानते हैं प्राइवेट स्कूलें खुले रहेंगे या नहीं। दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजधानी में 8 से 10 सितंबर तक यानी 3 दिनों तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसका मतलब है कि सरकारी स्कूलों के साथ दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूल भी बंद रहेंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 18 अगस्त को सीएम अरविंद केजरीवाल के समक्ष एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें 8 से 10 सितंबर तक राजधानी में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की गई थी। मुख्य सचिव ने यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री केजरीवाल के समक्ष रखा था, जिसने उन्हें मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 2-3 अरब पत्नियों के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अडानी पर जांच नहीं करा सकते हैं, क्योंकि जांच के बाद नुकसान अडानी का नहीं बल्कि किसी और का होगा। कांग्रेस नेता ने बताया कि दुनिया के 2 बड़े अखबारों ने लिखा था, मोदी जी के करीबी अडानी ने हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर देशों में भेजा है, फिर स्टॉक मार्केट में अपने शेयरों का दाम बढ़ाया है और उन पैसों से अडानी ने आपकी पूंजी खरीदी है। आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आने वाली सरकारें अडानी की नहीं बल्कि गरीबों की सरकारें होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव से गुना सीट से प्रत्याशी धार पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सनसनीखेज खुलासा किया है। एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया डिप्रेशन में आ गए थे। दिग्विजय सिंह ने यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे नहीं बढ़ाएगी। महाराष्ट्र के जालना जिले में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। अब एनसीपी चीफ शरद पवार के काफिले पर पथराव किया गया है। यह घटना तब हुई है जब शरद पवार शनिवार को अंतर वाले गांव से निकल रहे थे। दरअसल शुक्रवार को रैली के बाद शनिवार सुबह जालना शहर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। इसमें संभाजी नगर ग्रामीण पुलिस की टीम पर पथराव किया गया है। पुलिस टीम शरद पवार के साथ काफिले में थी जब इस पर पथराव हुआ है। पथराव में पुलिस की गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया है। ग्रामीण पुलिस बल के डीएसपी देवदत्त भावर की कार में भी तोड़फोड़ की गई है। बता दें कि महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुक्रवार को हिंसा हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंबई में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों को दिल्ली और देश की चिंता नहीं है, बल्कि अपने अपने परिवार की चिंता है और अपने आप को बचाने की फिक्र है। जेपी नड्डा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बीजेपी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक और पीएम मोदी देश को आगे ले जा रहे हैं, तो वहीं मुंबई में इकट्ठा होने वाले लोग वे जो है परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही देश का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। देश में चुनाव जल्द कराए जाने से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तेज हो गई है। इस चर्चा के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में बैठक हुई है, जिसमें विपक्षी दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। इस बैठक में हालांकि विपक्षी गठबंधन के संयोजक या पीएम उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। गठबंधन इंडिया के नेताओं का कहना है कि उन्हें पीएम उम्मीदवार की चिंता नहीं है, क्योंकि उनके पास पीएम के कोई दावेदार नहीं है। इसी मुद्दे पर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने ऑल इंडिया सर्वे किया है। अमेरिका में एक बार फिर कोरोना वायरस अपने पांव पसार रहा। हाल के दिनों में कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। इस महीने की शुरुआत में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के न्यूनतम आंकड़ों से पता चलता है कि एक हफ्ते में कोविड से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में 19% बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही कोरोना के कारण होने वाली मौतों में 21% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्र से यौन शोषण के मामले में अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम के समर्थकों का कहना है कि 10 साल पहले 31 अगस्त 2013 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में लंबी सुनवाई चली, उसके बाद उन्हें सजा दी गई है। 76 वर्ष की उम्र में आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। उनकी उम्र 86 वर्ष हो गई है। उन्हें एक बार भी न जमानत मिली है और न ही पैरोल मिली है। आसाराम के समर्थक बम ठाकुर से जोधपुर से प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि हमारे लिए यह काला दिवस है, क्योंकि हमारे बापू आसाराम को एक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया था। बम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि आसाराम को जेल से उचित उपचार नहीं मिल रहा। हाल ही में जेल में गिरने के बाद उन्हें उपचार के लिए बाहर नहीं लाया गया है। वहीं 10 साल में एक बार भी उन्हें पैरोल नहीं मिली है, जबकि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को पैरोल दी जा चुकी है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, अभिषेक झा और अंजुम आरक की ओर से शनिवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि सांसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। हिंदू विरोधी सरकार ने हिंदुओं के पर्व गणेश चतुर्थी के समय सांसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं। कौन है हिंदू विरोधी? नीरज कुमार ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि गणेश चतुर्थी के समय सांसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। नीरज कुमार ने सवाल पूछते हुए कहा कि देश के सांसद के अपमान का यह कौन सा संस्कार बीजेपी को है। आजाद हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो किसी कानून पर बहस करने या फिर नया कानून बनाने के लिए सांसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद चर्चा में है। संसदीय कार्य मंत्री ने ट्वीट कर माध्यम से बता रहे हैं, क्या ढक्कन है आप संविधान के अनुच्छेद 85A में है कि कैबिनेट सलाह पर देश के राष्ट्रपति कभी भी सांसद का सत्र बुला सकते हैं। फैसला संसदीय मामले की कैबिनेट कमेटी करती है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की धैर्याबाद के पहाड़ गांव में हुई घटना को लेकर सीएम अशोक गहलोत के काफिले को बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए हैं। गहलोत सरकार पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। प्रतापगढ़ जिले के धैर्याबाद तहसील के पहाड़ गांव में आदिवासी महिला को निवास सत्र का उसको गांव में घुमाने की घटना को लेकर आज धैर्याबाद पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत, एक पूर्व प्रदेश मंत्री कन्हैया लाल मीणा के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया है और गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मानसून की बेरुखी से सोनभद्र में सूखे के हालात पैदा हो गए। अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को झटका लगा। सितंबर का शुरुआती महीना चल रहा है, अब तक खेतों में धान की रुपाई होने चाहिए थी। कृषि अधिकारी हरिकृष्ण मिश्रा ने बताया कि 16,000 हेक्टेयर खेत में धान की रुपाई हो गई है। कृषि विभाग ने 32,000 हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा था। मौसम की सबसे ज्यादा मार धान के किसानों पर पड़ी है। बारिश नहीं होने से किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही नहीं साबित हुई है। बारिश की कमी का असर खरीफ की फसलों पर भी देखने लगा है। अन्य स्रोत से सिंचाई के कारण किसानों को खेती का सौदा महंगा साबित हुआ है। घरों में रखे अनाज और नकदी खाली होने के बाद कर्जदार हो गए हैं। यूपी की योगी सरकार की ओर से कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही। इन्हीं में से एक है अंतरजातीय विवाह योजना। यूपी सरकार अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने और दो जातियों के बीच भेदभाव दूर करने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही। तो आइए जानते हैं कि योजना के तहत क्या क्या लाभ मिलता है, कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते। अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अगर कोई स्वर्ण जाति का दलित से शादी करता है तो इसे योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत सरकार लाखों रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन के तहत अंतर्राज्यीय विवाह योजना का लाभ ले सकते हैं। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।